हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रेडियो एक्टिविटी क्या है, साथ ही अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में स्टडी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस किस क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको इजीली देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। रेडियो एक्टिविटी का बेसिकली 4 फील्ड्स में यूज होता है। 4 क्षेत्रों में रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग होता है। फर्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा है पुरातत्व के क्षेत्र में, तीसरा है कृषि के क्षेत्र में, चौथा है उद्योग के क्षेत्र में। यानी फर्स्ट है मेडिकल, सेकेंड है आर्कियोलॉजी, थर्ड है एग्रीकल्चर, फोर्थ है इंडस्ट्री। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक का बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से यूजेस हैं। फर्स्ट देखते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसे कि आपको राइट साइड में डायग्राम दिख रहे होंगे, किल कैंसर सेल्स, और ये सेकंड वाला है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, थर्ड है चेक ऑर्गन वर्क प्रॉपरली, एंड फोर्थ डायग्राम जो है वो है स्कैनिंग से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रहे हैं। इन मेडिकल यूजेस, इन मेडिकल कैंसर का इलाज करने में। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कैंसर का इलाज करने में। तो कैंसर का इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली रेडियो आइसोटॉप्स यानी रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग करते हैं। और कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही रेडियम के समस्थानिक का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। दूसरा यूज होता है चर्म रोग जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी स्किन से संबंधित जितनी भी डिजीज होती है उसमें भी साथ में इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम फास्फोरस के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रयोग है हमारा मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। यानी मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर कोई भी ट्यूमर हो जाता है तो उसका पता लगाते हैं हम। समस्थानिक का नाम है पारा 203 या आर्सेनिक 74। 2 समस्थानिक है, कौन कौन से हैं, पारा 203, ठीक है, दूसरा है आर्सेनिक 74। इन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा थायराइड ग्रंथि होती है, उसके अंदर कोई भी खराबी हो गई, ठीक है, तो उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग करते हैं। तो वो समस्थानिक कौन सा है, आयोडीन 131। आयोडीन 131 का प्रयोग हम करते हैं। फिर नेक्स्ट है रक्त की जांच करने में। रक्त जो होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, रक्त क्लियर नहीं है, रक्त के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, तो उसकी अगर जांच करनी होती है तो हम रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग करता है। तो वो समस्थानिक कौन सा है, क्रोमियम 51। क्रोमियम 51 का प्रयोग करते हैं हम रक्त की जांच करने में। और लेकिन अगर हमें रक्त का क्लोटिंग जो होता है, ठीक है, रक्त का जो परिसंचरण होता है उसकी जांच करनी होती है तो हम सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक है जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है और ये रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशन के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट है शरीर के आंतरिक अंगों के रोगों की जानकारी के लिए स्कैनिंग करने में। अब हमें क्या होता है, शरीर के जो भी हमारे किसी भी पार्ट में कोई बीमारी हो जाती है तो उसके जब हमें आंतरिक चित्र लेने होते हैं, आंतरिक भागों की स्कैनिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, स्कैनिंग के लिए हम एक्स रेज का प्रयोग करते हैं, एक्सरे करते हैं, उसके लिए एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयोग हुए, इनको ब्रीफ में देख लेते हैं। कैंसर का इलाज करने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, थायराइड ग्रंथि की खराबी की जांच करने में, रक्त की जांच करने में, शरीर के आंतरिक भागों के रोगों की जांच करने के लिए स्कैनिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम चलेंगे दूसरे प्रयोग की तरफ। दूसरा हमारा है पुरातत्व के क्षेत्र में आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इधर एक डायनासोर का डायग्राम है और एक ये मम्मी का एग्जाम्पल है जो कई सालों पुरानी है। जैसा कि आप सभी को पता है डायनासोर काफी सालों पहले पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता था। तो इसका पता किस विधि से लगाया गया, इसका पता कार्बन डेटिंग विधि से लगाया गया कि जो हमारे रेडियो समस्थानिक है, रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करके हमें पता चला कि कितने साल पहले डायनासोर हुआ करते थे। प्लस में हमें बहुत सारी एक्सकेवेशन में, खुदाई में हमें बहुत सारी मूर्तियां मिलती रहती है, तो उसका पता भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी से लगाते हैं। बहुत सारे मृद भांड मिलते हैं, उसका भी पता हम किससे लगाते हैं, रेडियो एक्टिविटी से। तो बेसिकली जो हम पुरातत्व के क्षेत्र में मेथड काम लेते हैं, रेडियो आइसोटोप डेटिंग। अब ये रेडियो आइसोटोप डेटिंग होती क्या है, ये होती है, मान लो कोई पत्थर है, कोई कास्ट है और कोई भी जैव अवशेष है, यानी कि कोई भी स्टोन हो गया, कोई भी वुड हो गई, या कोई भी बायो फोसिल्स हो गए, ठीक है, या फिर अर्थ हो गई। तो उनमें क्या होता है, जब रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक जो है
वो क्या करते हैं, इनकी जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या करते हैं, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, आयु जो होता है उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक की मात्रा कितनी उपस्थित है, ठीक है, उनका डीके कितना हो रहा है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि इनकी आयु कितनी है, ये कितने साल पहले तक क्या मिला है हमें। तो इसके बेसिकली 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड है कार्बन डेटिंग, दूसरा है यूरेनियम डेटिंग, तीसरा है पोटेशियम ऑर्गन विधि, फोर्थ है रुबिडियम स्ट्रोंशियम विधि। तो मतलब 4 मेथड के थ्रू हम पता लगाते हैं रेडियो एक्टिविटी से कि इसकी आयु कितनी थी, किसी भी वस्तु की या किसी भी जंतु की, किसी भी वृक्ष की, किसी भी पेड़ पौधों की, फॉसिल फ्यूल्स की, सबकी जानकारी हमें रेडियो एक्टिविटी विधि से मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डेटिंग विधि। अब कार्बन डेटिंग विधि में क्या होता है, कार्बन डेटिंग जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि कार्बन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन का डिके हो रहा है। कार्बन जो है, कार्बन का डिके किसमें हो रहा है, 6C14। ठीक है, कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक प्लस में परमाणु भार 6C14, उसका जो डिके हो रहा है वो किसमें हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है नाइट्रोजन 14 में, N7N14 में क्या हो रहा है, इसका डिके हो रहा है। तो उसी से क्या हो रहा है, हमें पता लगेगा कि इसकी कितने वर्ष पहले का ये पेड़ पौधा यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, जीवाश्म जो थे वो कितने सालों पहले यहाँ एग्जिस्ट करते थे, या कोई भी पुरानी चट्टान है वो कितने साल पुरानी चट्टान है, इसका पता हमें कार्बन डेटिंग विधि से लगता है। तो अब देखते हैं हम, जीवाश्म मृत पौधे, डेड फॉसिल प्लांट्स, पुरानी चट्टानों की आयु का निर्धारण करने में कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही C6C14 का रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है, किसमें हो जाता है, नाइट्रोजन 14 में, जिससे कार्बन C14 की मात्रा क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। जैसे एग्जांपल है C14 जो है वो N14 में रेडियो एक्टिव डिके होने लग जाता है। अब इसको हम अब साइड में हम देखते हैं कि कार्बन 14 जो है, कार्बन डेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो कोई भी बोन है, वो हमें एक्सकेवेटेड हुई, यानी वो हमें क्या खुदाई में मिल गई। फिर हम क्या करेंगे, बोन को क्या करेंगे, ये हमें बोन मिल गई, फिर बोन को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे सैंपल्स लेंगे। ठीक है, सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक केमिकली एक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, उसमें एसिड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कोई भी वीक एसिड होगा उसको ऐड करेंगे। फिर जो एसिड वाला जो मटेरियल हमें मिल गया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम बेंजीन में डालेंगे। फिर हमें क्या होगा, बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन से जब क्रिया करवा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उसका बेंजीन मिल जाएगा, जो हमें जो पहले जो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई थी ना, उसका फिर बेंजीन से क्रिया करवाई और फिर बेंजीन हमें मिल गया। फिर आफ्टर दैट क्या होगा, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इनटू बेंजीन्स। फिर ये पूरा जो है ना, वो सीरीज जो है ना, वो बेंजीन के रूप में वर्क करेगी। फिर उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज करवा देंगे। फ्रीज करेंगे यानी उसको ठंडा करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, सूखा भी करेंगे और ठंडा भी करेंगे। आफ्टर दैट लिक्विड स्पेक्ट्रोमीटर, एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उससे हम जांच करते रहेंगे। ठीक है, हम देखते रहेंगे कि कितने सालों कितना डिके हुआ है। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव डिके कितना हुआ है, इसकी मतलब कार्बन की मात्रा जो है वो कितनी कम हुई है, उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, कंप्यूटर एनालिसिस करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम सैंपल को डिटरमाइन कर लेंगे कि इतने साल पुरानी की ये थी, मतलब उसकी आयु का निर्धारण हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपने देखी है, आप इसको पोज करके अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बन 14 जो होता है उसका डिके नाइट्रोजन 14 में होता है, और इसी को हम कार्बन डिके कहते हैं, कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि जो है हमारी वो है यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि जो है, यूरेनियम, इसमें यूरेनियम का क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका यूज जो होता है वो कहाँ होता है। इसका यूज जो होता है, जैसे कोई पृथ्वी, कोई भी अर्थ हो गई, कोई भी स्टोन या पत्थर हो गया, जब इसकी एज ज्ञात करने के लिए, इसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आइए हम ये इधर राइट साइड में डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूली फॉर्म्ड रॉक है, यानी कि सबसे नवनिर्मित जो है ना वो क्या है, रॉक है, चट्टान है। जब इसका रेडियो एक्टिव डिके होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि रेड वाले तो यूरेनियम है एंड ब्लू वाले क्या है, लीड को हम क्या बोलते हैं, सीसा भी बोलते हैं। तो ये न्यूली फॉर्म्ड रॉक जो है, जब इसका क्या होगा, कुछ सालों बाद क्या होगा, डिके होगा, ऑब्वियसली बात है, डिके होगा। तो डिके होगा तो क्या होगा, उसमें जितने जो यूरेनियम है, जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर ही इसमें यूरेनियम है और बराबर ही क्या है, इसके अंदर लेड है। तो हम देखेंगे कि दोनों में बराबर चल रहा है, लेकिन यूरेनियम की क्या कुछ मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन जब कई सालों बाद क्या होगा कि यूरेनियम तो क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा, और लेड की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यूरेनियम डेटिंग विधि। यानी यूरेनियम 238 जो है उसका डिके किसमें हो जाएगा,
206 में, Pb206 यानी सीसा का समस्थानिक बोलते हैं प्लम्बम, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डिके हो जाएगा। तो इसी से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पत्थर की आयु हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट विधि हम चलते हैं पोटेशियम ऑर्गन विधि। पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं के और ऑर्गन AR। पोटेशियम ऑर्गन विधि जो है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम जो होता है उसका रेडियो एक्टिव डिके किसमें हो जाता है, ऑर्गन में। और बेसिकली क्या होता है, भूगर्भीय चट्टानों, उल्कापिंडों, इनकी आयु ज्ञात करने में हम क्या करते हैं, पोटेशियम ऑर्गन विधि का प्रयोग करते हैं। भूगर्भीय चट्टान, उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स जो होते हैं, इनकी जो एज होती है कि मेटेरॉइड्स पृथ्वी पर कब आके गिरा, ठीक है, तो कई सालों बाद हम देखते हैं कि अच्छा मेटेरॉइड्स कभी गिरा था यहाँ पे, तो उसको चेक करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो पोटेशियम ऑर्गन विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। उसमें हम देखते हैं कि अब जो पोटेशियम यहाँ पर हमारा क्या है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम जो है उसका ऑर्गन में क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। तो ये कितने सालों बाद होता है, 1.3 बिलियन ईयर्स अगो। यानी अब जो ये 1.3 बिलियन अगो जो है, ये क्या है, हाफ लाइफ साइकिल यानी अर्ध आयुकाल, कि कितने सालों में जो है ये पोटेशियम जो है वो अपना आधा हो गया है, यानी आधा ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया है, आधा पोटेशियम है, तो इसी को हम अर्धायुकाल कहते हैं। आई होप अब समझ गए होंगे आप कि किस तरह से रेडियो एक्टिविटी में अर्धायुकाल वर्क करता है, जो जिसका मैंने डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया था। अब नेक्स्ट विधि, लास्ट विधि जो है हमारी, वो है रुबिडियम स्ट्रोंशियम विधि। इसका यूज कहाँ होता है, आग्नेय कायांतरित चट्टानों की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब रुबिडियम स्ट्रोंशियम जो है, इसमें क्या होता है, रुबिडियम जो 87 है, इसका जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो स्ट्रोंशियम 87 में हो जाता है। अब इधर देखते हैं हम कि ये कितना समय लेता है, रुबिडियम 87 जो है वो स्ट्रोंशियम 87 में कन्वर्ट होने में, यानी डिके होने में 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी लगभग कितने साल ले लेता है, 4.5 अरब वर्ष समय ले लेता है ये पूरा कन्वर्ट होने में। और इसका रुबिडियम स्ट्रोंशियम विधि का मेनली प्रयोग है ना, अधिकांश अंटार्कटिका पर हुआ है। जैसे वहां पर क्या हुआ है, 35,000 मेटेरॉइड्स जो है वो अंटार्कटिक आइस में से कलेक्ट किए गए हैं। तो इस तरह से ये रुबिडियम स्ट्रोंशियम विधि जो होती है वो हमारे मेटेरॉइड्स में और आग्नेय कायांतरित चट्टानों सभी की आयु निर्धारण में वर्क करती है। अब हम देखते हैं आइसोटॉप एक चार्ट के थ्रू कि कौन कौन सा आइसोटॉप जो है वो किस किस में डिके हो रहा है और कितने साल लग रहे हैं उसको ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्बन 14, उसका डिके होता है नाइट्रोजन 14 में और कितने सालों में होता है, 5,730 वर्षों में। फिर दूसरा है पोटेशियम 40, ये जो है जिसका डिके किस में जाता है, ऑर्गन 40 में, और कितने साल लगते हैं, 1.3 बिलियन यानी 1.3 अरब वर्ष लग जाते हैं। फिर है रुबिडियम 87, इसका जो रेडियो एक्टिव डिके जाता है स्ट्रोंशियम 87, और कितने साल लग जाते हैं इसको, 47 बिलियन, यानी लगभग कितने साल लग जाते हैं, 47 अरब वर्ष लग जाते हैं एक रुबिडियम को स्ट्रोंशियम में बदलने में। फिर है यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, इसका कन्वर्ट हो जाता है लेड 206 और लेड 207 रेस्पेक्टिवली, और कितने साल लग जाते हैं, 4.5 बिलियन वर्ष और 710 मिलियन ईयर्स एक यूरेनियम को लेड में कन्वर्ट होने में लग जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा यूजेस कृषि के क्षेत्र में। थर्ड हमारा यूज हो गया इसका कृषि के क्षेत्र में कि एग्रीकल्चर में हम रेडियो एक्टिविटी का किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूज ये होगा कि सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए और लंबे समय तक संरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो खाद्य परिरक्षण जो होता है आजकल, जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड होता है, उसमें रेडियो एक्टिविटी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी गामा किरणों का, और गामा किरणों के अलावा हम एक और प्रयोग करते हैं लाइक कोबाल्ट 60 जो होता है वो क्या करता है, कीड़ों से बचाता है। और गामा किरणें जो होती है वो जैसे आलू, प्याज, फल, मछली, सब्जी आदि को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही खाद्य संरक्षण भी प्रदान करता है। और उससे क्या होता है, उनकी स्पान वैल्यू बढ़ जाती है। ये लाइफ साइकिल, जो सब्जी खराब जल्दी हो जाती है वो बल्कि वो सब्जी लंबे समय तक खराब नहीं होती है। दूसरा हमारा यूज है
फसल में उर्वरक की सही मात्रा का आकलन करने में। अब किसान को भाई ये पता नहीं होता कि वो कितनी मात्रा में उर्वरक का दे, मतलब फर्टिलाइजर कितना यूज करे। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ये बहुत यूजफुल होती है। वो जमीन में ये पता लग जाता है कि कितना हमें उर्वरक देना है। तो रेडियो एक्टिविटी से हम ये मापन कर सकते हैं कि ये जमीन है, ठीक है, ये हमारी क्रॉप है, इस क्रॉप में कितना फर्टिलाइजर हमें देना है, उसका हमें पूरा पता लग जाता है। और हम आराम से मनी भी सेव कर सकते हैं, साथ ही ज्यादा उर्वरक का प्रयोग भी बचा सकते हैं। फिर थर्ड है पेड़ पौधों में परिवर्तन, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मापन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। तो अब वो किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, किस तरह से CO2 को छोड़ रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से वो CO2 ले रहे हैं, किस तरह से O2 को छोड़ रहे हैं, ये सब क्रिया का अध्ययन जो है वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम कर सकते हैं। अब हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन रेडियो एक्टिव ट्रेसेस। सबसे पहले है हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड टू डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ हाउ प्लांट्स यूटिलाइज फास्फोरस टू ग्रो इन रिप्रोड्यूस। तो साइंटिस्ट जो है ना, वो ये देख रहे हैं कि पेड़ पौधों में जो है ना फास्फोरस जो है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है कि पौधा ग्रोथ करता है। क्योंकि फास्फोरस के कारण क्या हो रहा है, पौधा ग्रोथ कर रहा है। तो पौधे की ग्रोथ कितनी देर में कैसे हो रही है, इसका जो स्टडी होती है वो हमें रेडियो एक्टिविटी से कर सकते हैं। फिर दूसरा है फूड इरिडेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम गामा रेज, जैसा कि मैंने बताया गामा रेज है, ठीक है, बैक्टीरिया। गामा रेज से क्या होता है, हम बैक्टीरिया को मारते हैं। जो जितना भी हमारी क्रॉप होती है, जैसे आलू, प्याज, फल, मछली, सब्जियां होती है, तो उसमें गामा रेज का क्या किया जाता है, गामा रेज उसके ऊपर प्रभावित की जाती है। तो उससे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया मर जाते हैं तो क्या होता है, उसका अपने आप ही खाद्य संरक्षित हो जाता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक वो फूड चलता है। तो गामा रेज ऑफ द रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 61 डिस्ट्रॉय मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एज वेल एज दोज दैट कॉज फूड टू स्पॉइल, ठीक है। साथ में एक तो बैक्टीरिया को मारता है, तो मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो क्या होता है, किसी भी इंसान को, जो हम आम इंसान सब्जी को खाएंगे तो हमें कोई भी खतरा नहीं होगा, हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी। साथ ही क्या होगा, सब्जी लंबे समय तक खराब भी नहीं होगी। साथ ही क्या करता है, ये स्टरलाइज फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट। वही सेम बात हो गई कि जो हमारा फूड मटेरियल जो होता है उसको क्या करता है, ये शुद्ध करता है, ठीक है, और मेडिकल जो इक्विपमेंट है उनको भी कीटाणु मुक्त करता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूज है उद्योगों के क्षेत्र में, इन इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं कि जैसे जमीन के अंदर कोई भी पाइपलाइन है, ठीक है, वो पाइपलाइन पानी की भी हो सकती है, गैस की भी हो सकती है, या अदर कोई चीज की भी हो सकती है। तो अगर उसमें कोई छेद हो गया है या फिर कोई भी लीकेज हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई होल हो गया है या कोई लीकेज है, कोई भी रिसाव है, छेद हो गया है, तो अगर उसका पता लगाना है, अब हम पूरी खुदाई तो कर नहीं सकते हैं कि पूरी सड़क को खोदेंगे या फिर पूरा जो जमीन है उसको खोदने बैठेंगे, ऐसे खोदेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन रेडियो एक्टिविटी आज के टाइम में इतनी यूजफुल हो गई है कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं, बाहर से पता लगा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो उसके प्रयोग करेंगे हम मशीन्स का, तो वो क्या करेगी, हम पता लगाएगी कि अच्छा लीकेज यहाँ पर है, तो हम इजीली क्या होगा, उस जगह को हम केवल खोदेंगे और वहां पर उस पाइप के लीकेज को ठीक कर देंगे। मतलब हमें पूरी जमीन और सड़क को खोदने की जरूरत नहीं पड़ती अभी। फाइंड लीक्स इन पाइप्स। फिर दूसरा यूज है रेडियोग्राफी कैमरे उपकरणों का विकास करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी रेडियोग्राफी के कैमरे हैं, उपकरण हैं, ठीक है, इनका प्रयोग करने में हम कर सकते हैं। साथ ही उद्योग के क्षेत्र में छोटे छोटे हथियार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है अभी, कि छोटे छोटे हथियार बनाओ। और प्लस में उद्योग के क्षेत्र में ग्रहों की जो आयु होती है वो भी ज्ञात की जा रही है, उससे क्या हो रहा है, उस हिसाब से इक्विपमेंट्स वगैरह बन रहे हैं। साथ ही इसका प्रयोग रेडियो केमिकल्स जो होते हैं उनमें बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही मैं एक चीज बताना भूल गई, कृषि में जो है हम जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका पता भी लगा सकते हैं। साथ ही कृत्रिम वर्षा कराने में भी जो है ना, उसमें भी जो है ना रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरह हमने आज देखे कि रेडियो एक्टिविटी के किस किस क्षेत्र में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। I hope you like my video and you understood very well. If you like my video, then do subscribe and share our channel. और आप जितना सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊंगी। और आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। विद इन 48 आवर्स में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो थैंक यू गाइस, till next video, bye।